हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने सिटी वर्ल्ड नर्सिंग चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जो एनम एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से जुड़े प्रश्न लगभग सभी राज्यों में बीटीएससी, राजस्थान, यूपी ट्रिपल एससी, झारखंड एनम परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ आपको ऐसा की पॉइंट मिलेगा जो एग्जाम में आपको सही आंसर चुनने में मदद करेगा। क्लास को शुरू करने से पहले सिटी वर्ल्ड नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। तो चलिए बिना एक सेकंड गवाए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी बोन पाई जाती है? 306 बोन, 206 बोन, 300 बोन, 101 बोन। एक नवजात शिशु में कितनी बोन होती हैं? इसका राइट आंसर है 300 बोन पाई जाती हैं। इसमें देखेंगे कि नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं और वयस्क या एडल्ट व्यक्ति में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है, इंटीरियर फॉन्टेनेल कब बंद होता है? 12 से 18 महीने, 2 से 5 महीने, 3 से 6 सप्ताह, 10 से 12 सप्ताह। एक बच्चे में जो इंटीरियर फॉन्टेनेल होता है कब बंद होता है? इसका राइट आंसर है 12 से 18 महीने। इंटीरियर फॉन्टेनेल 12 से 18 महीने में बंद होता है और पोस्टीरियर फॉन्टेनेल लगभग 6 सप्ताह में बंद हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, 9 महीने की उम्र में बच्चे को विटामिन ए की घोल कितनी खुराक दी जाती है? 50,000 इंटरनेशनल यूनिट, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, 20,000 इंटरनेशनल यूनिट, 10,000 इंटरनेशनल यूनिट। एक 9 महीने की उम्र में बच्चे को विटामिन ए की कितनी खुराक दी जाती है? इसका राइट आंसर है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। 9 महीने की उम्र में विटामिन ए की 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है और 16 से 18 महीने में विटामिन ए की अगली खुराक 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट होती है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी हो सकती है। चौथा प्रश्न है, 1 साल के बच्चे की लंबाई मापी जाती है? वेटिंग मशीन, स्टेडियोमीटर, वेटिंग स्केल, इन्फेंटोमीटर। 1 साल के बच्चों की लंबाई किससे मापी जाती है? इसका राइट आंसर है इन्फेंटोमीटर। जन्म से 1 से 2 वर्ष तक के बच्चे को इन्फेंटोमीटर से लंबाई मापते हैं और बड़े बच्चों में खड़े होकर स्टेडियोमीटर से हाइट मापी जाती है। वेटिंग स्केल से वजन मापने के उपयोग में लिया जाता है। पांचवा प्रश्न है, बच्चों में दर्द, कान खींचना और सुस्ती होना किसका लक्षण होता है? बैक्टीरिया, ओटाइटिस मीडिया, स्वेलिंग, इन्फेक्शन। ये सारे लक्षण किसमें देखने को मिलते हैं? इसका आंसर है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया मध्य कान का संक्रमण या सूजन होता है। बच्चों में ये सारे लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कान में दर्द होना, चिड़चिड़ापन होना, रोना, कान खींचना और बुखार हो सकते हैं। छठवां प्रश्न है, जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होती है? 30 से 35 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर, 50 से 55 सेंटीमीटर। एक नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर है 45 से 50 सेंटीमीटर। जन्म के समय शिशु की लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है और 6 महीने की उम्र में इनकी लंबाई 2 गुनी हो जाती है। 1 वर्ष में शिशु की लंबाई लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर मेरी क्लास आपको पसंद आ रहे हो, अगर रोज़ ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए, तो सिटी वर्ल्ड नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। सातवां प्रश्न है, शिशु को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कितनी उम्र में शुरू किया जाना चाहिए? 16 महीने, 6 महीने, 18 महीने, 24 महीने। एक शिशु को कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब शुरू किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर है 6 महीने के बाद शुरू कर देना चाहिए। आठवां प्रश्न है, बच्चा किस उम्र में अपनी माँ को पहचानने लगता है? 2 साल, 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने।
बच्चा अपनी माँ को कब पहचानने लगता है? इसका राइट आंसर है 3 महीने में अपनी माँ को पहचानने लगता है। इसमें देखेंगे कि 3 महीने में बच्चा माँ को देखकर मुस्कुराने लगता है और माँ को पहचानने लगता है। 2 महीने के आसपास बच्चा सामाजिक मुस्कान देना शुरू कर देता है और 6 महीने के बाद परिचित और अपरिचित व्यक्तियों में अंतर अधिक स्पष्ट होने लगता है। 9 प्रश्न है, किस उम्र में बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू करता है? 8 महीने में, 7 महीने में, 1 साल में, 10 महीने में? किस उम्र में बच्चा बिना सहारे से बैठना शुरू कर देता है? इसका राइट आंसर है 8 महीने में बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है। बच्चा 6 महीने में सहारे से बैठना शुरू कर देता है। उसे किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है बैठने के लिए और 8 महीने में बिना सहारे से बैठना सीख जाता है और 9 महीने की उम्र में रेंगना या घसीटना शुरू कर देता है। 10वां प्रश्न है, किस उम्र में शिशु की लंबाई जन्म की लंबाई से 2 गुनी हो जाती है? 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 6 महीने। 11 प्रश्न है, एक बच्चे के अस्थायी दांत परमानेंट टीथ का निकलना किस उम्र में शुरू हो जाता है? 6 से 12 वर्ष, 6 से 7 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष? इसका राइट आंसर है 6 से 7 वर्ष में परमानेंट टीथ निकलना शुरू हो जाता है। अस्थायी दांतों का निकलना सामान्यतः 6 वर्ष के आसपास शुरू होता है और बच्चों में कुल 20 दूध के दांत होते हैं जो 6 महीने पर आने शुरू हो जाते हैं। एडल्ट में सामान्यतः 32 अस्थायी दांत होते हैं। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब इसके आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 12 प्रश्न है, यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? डराना, शिक्षा देना, भ्रम पैदा करना, सही जानकारी देना? सेक्स एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर है सही जानकारी देना। यौन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य किशोरों को सही, वैज्ञानिक और सुरक्षित जानकारी देना चाहिए। इससे गलत अवधारणाएं और भ्रांतियां कम होती हैं। किशोरों को सुरक्षित व्यवहार और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलती है। 13 प्रश्न है, मासिक धर्म के दौरान पैड को कितने घंटे बाद बदलना चाहिए? 24 घंटे में, 4 से 6 घंटे में? रात में पैड बदलना चाहिए, 12 घंटे में पैड को बदलना चाहिए? इसका राइट आंसर है 4 से 6 घंटे में पैड को बदलना चाहिए। सैनिटरी पैड को सामान्यतः हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए और नियमित रूप से पैड बदलने से संक्रमण और दुर्गंध का जोखिम कम होता है। 14 प्रश्न है, मासिक धर्म के दौरान कौन सा खाद्य पदार्थ दर्द को कम करने में मदद करता है? विटामिन और प्रोटीन से युक्त आहार, गर्म पानी, कैल्शियम युक्त पौष्टिक आहार, फल एवं सब्जियां? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है कैल्शियम युक्त पौष्टिक आहार। 15 प्रश्न है, किशोरों को यौन शिक्षा या सेक्स एजुकेशन दी जाती है? सुरक्षित यौन संबंधों के बारे में बताना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, परिवार नियोजन के बारे में बताना, उपरोक्त सभी? किशोरों में यौन शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी एजुकेशन दी जाती है? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। यौन शिक्षा किशोरों को सुरक्षित यौन व्यवहार, स्वास्थ्य संबंध, परिवार नियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए। 16 प्रश्न है, बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, इनमें से कोई नहीं। बच्चों में सबसे ज़्यादा कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। सबसे ज़्यादा बच्चों में ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर देखने को मिलता है। बच्चों की हड्डियां अधिक लचीली होती हैं, इसलिए हड्डी पूरी तरह से टूटने के बजाय एक तरफ से टूटकर दूसरी तरफ मुड़ जाती हैं। 17 प्रश्न है, मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाना
और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, बच्चों को केवल खेल सिखाना, बच्चों को शिक्षा देना, शिक्षकों के स्वास्थ्य का विकास करना। इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर है स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ाना और बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। पहला है मिड डे मील पीएम पोषण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना है। दूसरा है इससे स्कूल में उपस्थिति और नामांकन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। और तीसरा है बच्चों को पौष्टिक और संतुलित भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 18 प्रश्न है स्कूल में छात्रों के स्वास्थ्य की जांच कितने समय में की जाती है? सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, वर्ष में एक बार, प्रतिदिन छात्रों के स्वास्थ्य की जांच कितनी बार की जाती है? इसका राइट आंसर है वर्ष में एक बार जांच की जाती है। 19 प्रश्न है स्तनपान से माँ को किस प्रकार का लाभ होता है? स्तन कैंसर का खतरा कम होता है, माँ और बच्चे के बीच बॉन्डिंग बेहतर होती है, स्तनपान कराने से माँ को वजन कम करने में मदद मिलता है। उपरोक्त सभी। एक स्तनपान कराने वाली माँ को कौन कौन से लाभ होते हैं? इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें देखते हैं कि कौन कौन से लाभ होते हैं। स्तनपान से माँ और शिशु के जो बीच की बॉन्डिंग होती है वो बढ़ता है। स्तनपान से माँ में ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन कैंसर के जोखिम में कमी पाया जाता है और स्तनपान कराने से माँ का वजन घटता है। 20 प्रश्न है बच्चों में आकस्मिक दुर्घटनाओं का सबसे सामान्य कारण क्या होता है? पानी में डूबना, पॉइजनिंग या विषाक्तता का उपयोग कर लेना, मोटर गाड़ी से टकराना, गिरना। इसका राइट आंसर है गिरना। बच्चों में गिरना सामान्य दुर्घटनाओं में से एक है। छोटे बच्चों की ऊंचाई, सीढ़ियों और फिसलन वाली जगहों से विशेष रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। घर में सुरक्षित वातावरण बनाना, बाल दुर्घटनाओं की रोकथाम की महत्वपूर्ण उपाय अपनाना चाहिए। 21 प्रश्न है विकास और वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ग्रोथ हार्मोन। इसमें देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन के नाम से जाना जाता है और दूसरा है यह मुख्य रूप से पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। तीसरा है यह बच्चों में हड्डियों और शरीर की वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा है थायराइड हार्मोन भी सामान्य वृद्धि और विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। 22 प्रश्न है नवजात शिशुओं में मानसिक विकास के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? वसा, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन। इसका राइट आंसर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। 23 प्रश्न है बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पर्याप्त नींद, आनुवंशिक, विटामिन व प्रोटीन, खेल। इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है आनुवंशिक या जेनेटिक्स। बच्चों की वृद्धि और विकास पर आनुवंशिकता का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा पोषण, हार्मोन, नींद, वातावरण और स्वास्थ्य भी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। 25 क्वेश्चन है स्तनपान कराने वाली माँ को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1000 किलो कैलोरी, 1200 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 300 किलो कैलोरी। एक स्तनपान कराने वाली माँ को प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर है 500 किलो कैलोरी। स्तनपान कराने वाली माँ को ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है और स्तनपान कराने वाली महिला को अतिरिक्त 500 किलो कैलोरी प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। माँ को पर्याप्त पौष्टिक भोजन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और पर्याप्त तरल पदार्थ लेना चाहिए और प्रेगनेंसी में अतिरिक्त 300 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। 27 प्रश्न है कौन सा हार्मोन दूध के उत्पादन को उत्तेजित करता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन। इसका राइट आंसर है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन
दूध का उत्पादन करता है। ये दूध के निर्माण में सहायक होता है। प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन ये दूध के निष्कासन में मदद करता है। दूध को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि लेट डाउन रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, तो इसका आंसर ऑक्सीटोसिन होगा। 28 नंबर है, बच्चे को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों को सड़क पार कराने के नियम बताना, बच्चों को सड़क के किनारे अकेला न छोड़ें, बच्चों को बिना सीट बेल्ट के कार न चलाएं, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, आज के चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के 28 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहीं पे पूरे होते हैं। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ज़रूर मदद मिलेगी। अगर आपने पूरे 28 क्वेश्चन सही किए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यू पाने के लिए सिटी वर्ल्ड नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।